हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका आद्या मैम आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में स्वागत करती हूं, जहां आपको मिल रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हम किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी कोर्सेज कवर कराते हैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एंड 6 से लेकर के 12 तक हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। फिर आप चाहे यूपी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड या फिर एमपी बोर्ड से हो, आप लोगों को पढ़ाई को लेकर के बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। मैग्नेट ब्रेन्स की पूरी टीम आपके हर सब्जेक्ट्स के लिए वीडियोस बना रही है, कंटेंट हाई क्वालिटी कंटेंट लेकर के आ रही हैं। अगर आपको ई बुक या फिर ई नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से ओपन कर लो और गो थ्रू कर लो। चलो, अभी तक हम लोगों की क्लास 6 की न्यू एनसीईआरटी बुक जो मल्हार है, उसका जो हम लोगों की गाड़ी चल रही है वो हमारे पाठ 10 परीक्षा के एनसीईआरटी सॉल्यूशन पर है। आज जो है हमारा ये पूरा वीडियो जो है आपके परीक्षा जो हमने पढ़ा था 10 पार्ट 10 का, उसके पूरी तरह से ये एनसीईआरटी पर बेस्ड होगी। चलो जल्दी से टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न, मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने सही का निशान बनाइए। तो देखते हैं पहला क्या है। महाराज ने दीवान को ही उनके उत्तराधिकारी चुनने का कार्य उनके किस गुण के कारण सौंपा। जल्दी से बताओ बच्चों, स्टार्टिंग में ही लिखा था ना ये चीज कि जो उनके अंदर क्या क्या गुण हैं उसके बारे में बात की गई थी। तो सादगी, देखिए उनके अंदर सादगी थी, पर सादगी से भी ज्यादा उन्होंने नीति कौशलता को उन्होंने बोला था कि जो हमारे दीवान हैं, जो सरदार सुजान सिंह है, वो नीति कौशल एक दीवान थे। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन है, देखो सादगी, ये नीति कुशलता लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अधिकतर आपका जो सही आंसर होगा वो नीति कुशल होगा। देखो बल भी था उनमें, उदारता भी थी, सादगी भी था, पर सबसे ज्यादा जो प्रभावशाली था उन्होंने दो चीज वो बताए थे। एक तो वो एक्सपीरियंस थे, अनुभव था, और वो नीति कुशलता उनके बारे में बताया था कि नीति कौशल उनके बहुत ज्यादा सूझबूझ बहुत अच्छी है। ये चीज भाई मेरे हिसाब से सही है। आपको क्या लगता है सही, कमेंट सेक्शन में बताना। देख लेते हैं इसका सही आंसर। यस, चलो दूसरा, दीवान साहब द्वारा नौकरी छोड़ने के निश्चय का क्या कारण था। जल्दी बताओ भाई, दीवान साहब जो थे हमारे सरदार सुजान सिंह जी, उन्होंने क्यों नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया था। ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले परमात्मा की याद। देखो परमात्मा की याद इसलिए उन्होंने नहीं छोड़ा था नौकरी की, वो परमात्मा को याद कर सके। ये पूरी तरह से संभव नहीं है। उन्होंने, हाँ, ये एक रीजन उन्होंने बताया था कि अब उनकी उम्र जो है परमात्मा को याद करने की है, पर ये नहीं बोला है कहीं भी पाठ में कि उन्होंने परमात्मा को याद करने के लिए नौकरी छोड़ना चाहा। तो ये तो भाई पूरी तरह गलत है। दूसरा, राजकाज संभालने योग्य शक्ति ना रहना। हाँ, ये हो सकता है कि उनके बोल रहे थे ना कि मेरी शक्ति अब कम हो गई है, इसलिए ये एक रीजन हो सकता है। दूसरा, बदनामी का भय। नहीं भाई, बदनामी का भय उनको बिल्कुल भी नहीं था, वो इसलिए नहीं छोड़े थे। वो ये बोले थे कि अब उनकी उम्र हो गई है और अगर उनसे कोई गलती हो जाएगी तो फालतू बदनामी हो जाएगी, इसलिए वो एक रीजन उन्होंने दिया था, जस्टिफाइड किया था। दूसरा, 40 वर्ष की नौकरी पूरा हो जाना। देखो ये भी बात सही है, पर इसलिए उन्होंने नहीं छोड़ा था। बच्चों इन तीनों में मेरे हिसाब से तो भाई चारों में ये वाला ख वाला सही लगता है। राजकाज संभालने योग्य शक्ति ना रहना, उनके अंदर उतनी शक्ति नहीं थी कि वो राज वगैरह सब संभाल सके, और इसीलिए वो बता रहा है कि अब मेरी उम्र जो है परमात्मा को याद करने की हो गई है, और अगर कोई इस उम्र में कोई मुझसे गलती हो गई संभालने में तो फालतू बदनामी हो जाएगी, क्योंकि मैं 40 वर्ष से ऑलरेडी कह सकते हैं कि 40 वर्ष तक मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से सब चीजें उन्होंने संभाली। अब अगर गड़बड़ी हो गई तो भैया फालतू बदनामी हो जाएगी। तो इन तीनों में ये 3 गलत है, ये वाला सही है। चलो देख लेते हैं। हाँ, अब क्या कह रहा है। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुना। तो भैया मैंने क्यों चुना है उसका तो मैं आपको स्पष्टीकरण यहाँ दे दूंगी। आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया है उसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। देखो हमने जब चूज किया था जो पहला वाला, उसका नीति कुशलता क्यों किया है। महाराज ने दीवान की नीतियों और उनके फैसले लेने की कुशलता की बहुत सराहना की, इसलिए उन्होंने दीवान को अपने उत्तराधिकारी को चुनने का काम सौंपा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। दूसरा देख लेते हैं। राजकाज संभालने योग्य शक्ति न रहना। दीवान साहब बूढ़े हो गए थे और
अब उनके पास काम संभालने की ताकत नहीं थी, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ने का फैसला लिया। यहाँ तक क्लियर है? पहला वाला प्रश्न मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट है तो बच्चों आप लोग बहुत इजीली कमेंट कर सकते हो, कमेंट में हमें बताना। आगे बढ़ते हैं। आप पूछ रहे हैं शीर्षक क, आपने जो कहानी पढ़ी इनका नाम प्रेमचंद ने परीक्षा रखा है। हमने अभी जो कहानी पढ़ी है उसका क्या नाम है? परीक्षा। ठीक है, अपने समूह में चर्चा करके लिखिए कि इन्होंने इस कहानी का नाम क्यों दिया है, इस कहानी का नाम परीक्षा क्यों दिया है बच्चों? जरा सोचिए। मैंने आपको बताया था ना, जब आपको पाठ की व्याख्या कर रही थी तभी मैं बताई थी कि चलो यहाँ से एक और परीक्षा शुरू हुई, तो उन्होंने परीक्षा नाम क्यों दिया है। और जब हम बुक ओवरव्यू वाला वीडियो कर रहे थे तभी भी मैंने आपको कहा था कि हमेशा अपने अंदर जिज्ञासा रखो, और दूसरी चीज ये देखो कि जो शीर्षक है क्या वास्तविकता में पूरे के पूरे जो भी अंदर लिखा है पाठ उसका वो दर्पण है। तो यहाँ पे भी भाई हमें इसी प्रश्न का जवाब देना है बच्चों कि जो परीक्षा लिखा है, जो प्रेमचंद जी ने इसका शीर्षक दिया है परीक्षा, ये क्या सही है और मतलब ऐसा क्यों दिया है। ठीक है, अब देखते हैं क्या कह रहे हैं, इस कहानी का नाम क्यों दिया है, क्यों का हमें रीजन बताना है, अपने उत्तर के कारण भी लिखिए। पहले तो ये बताइए कि उन्होंने परीक्षा नाम क्यों दिया होगा और आपको ऐसा क्यों लगा, ये भी आपको देना है। 2 क्यों का आंसर देना है आपको। चलो, ये वाला प्रश्न समझ में आ गया, पर प्रश्न सिंपल सा यही बोल रहा है कि प्रेमचंद जी ने इसका नाम क्या रखा है? परीक्षा। वो परीक्षा क्यों रखा है? चलो इसका आंसर देखो। सबसे पहली चीज बात को समझो, पूरी जो कहानी है वो परीक्षा के ही इर्द गिर्द घूमी है। सबसे पहले सबको बुला करके 1 माह तक की परीक्षा चल रही थी, वहां पे भी कि दीवान के पोस्ट के लिए सबसे ज्यादा उपयोग कौन में होगा। ठीक है, उपयुक्त व्यक्ति कौन है ये देखने की परीक्षा थी पहला। दूसरा, एक वो किसान वाला जब घटना घटी थी वो भी एक परीक्षा ही थी। तो भाई ये पूरी जो कहानी है कहीं ना कहीं परीक्षा के इर्द गिर्द घूमी है, तो परीक्षा नाम मेरे हिसाब से सही है। चलो आप अपना कमेंट सेक्शन में बताना, और देखो इसको मैंने पॉइंट वाइज लिखा है, आप देख लो। कहानी का नाम परीक्षा इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें नई दीवान का चुनाव एक विशेष परीक्षा के माध्यम से होता है। यहाँ पे क्या बोला गया है? विशेष परीक्षा। जो आमतौर पे परीक्षा कैसी होती है? लिखने वाली, पढ़े लिखे होने चाहिए, क्वालिफिकेशन होने चाहिए, यही परीक्षा होती है ना। आप भी ऐसी परीक्षा देते हो, लेकिन यहाँ पे एक विशेष परीक्षा की बात की गई थी। याद है ना, 1 माह तक आपको रोका गया था और आपके आचार विचार सब चीजों पर गहन चिंतन किया गया था। अब देख लेते हैं, इसको मैंने कुछ पॉइंट्स में लिखे हैं ताकि आपको बच्चों पढ़ने में भी आसानी हो और एग्जाम में लिखने में भी आसानी हो। चलो, इसमें कुछ प्रमुख कारण है। क्या? पहला, दीवान का चुनाव। नए दीवान की नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की परीक्षा ली गई कि वे इस पद के लिए कितने उपयुक्त हैं। यहाँ पे एक परीक्षा की बात आई, कितने उपयुक्त हैं। चलो आप चाहो तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले पॉइंट का, फिर हम आपको आगे बढ़ते हैं। दूसरा, लाचार किसान की परीक्षा। कहानी में सरदार सुजान सिंह खुद को एक लाचार किसान के रूप में प्रस्तुत करते हैं और उम्मीदवारों की सहानुभूति और मदद की भावना की परीक्षा करते हैं, जिसमें बाकी सभी खिलाड़ी फेल हो गए और जो घायल था जो खिलाड़ी, वो खुद आके जिसने मदद की, वही भाई जो अंत में जाके जो दीवान बनता है वही इस परीक्षा में खरा उतरता है, वही उसमें अव्वल आता है कह लो। ठीक है, और तीसरा क्या है? व्यवहार की परीक्षा। पूरे 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की गहन परीक्षा ली जाती है। ठीक है, यहाँ पे 3 परीक्षा की बात की गई है अलग अलग तरीके से, और अंत में क्या है, इसको कंक्लूड करो। ठीक है, उपसंहार क्या है? इन सब कारणों से इस कहानी का नाम परीक्षा रखा गया है क्योंकि यह पात्रों के गुण और व्यवहार की परीक्षा के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है भाई, किसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं भाई? यहाँ पे परीक्षा के, किसके? व्यवहार के, आपके रहन सहन तरीके, और आपके बेसिकली यहाँ पे कह सकते हैं आचार और विचार की परीक्षा थी। पूरे इस पाठ में मानवता के गुणों की परीक्षा थी। चलो आगे बढ़ते हैं। आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों मैं ऐसे उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, वरना मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है अगर आप पढ़ नहीं रहे हो या फिर आप उसको लिखते नहीं चल रहे हो। कम से कम छोटे छोटे पॉइंट्स बनाते चलो ताकि आपको एग्जाम के टाइम पे केवल एक बार दोहराना पड़े, रिवाइज करना पड़े और दोबारा से पाठ नहीं पढ़ना पड़े।
मेरी ऐसी कोशिश है कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर नए हैं तो चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं ख पे। यदि आपको इस कहानी को कोई अन्य नाम देना हो तो क्या नाम दोगे? आपने यह नाम क्यों सोचा, यह भी बताइए। तो चलो बच्चों, ये आप लोगों के लिए काम है, कमेंट सेक्शन में बताओ इस पार्ट के लिए और क्या क्या नाम हो सकते हैं। देखो मुझे एक दो लगा, वो मैं लिख दी हूँ यहाँ पे, अभी आपको दिखाती हूँ, लेकिन आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप इसका नाम परीक्षा के अलावा और क्या रख सकते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और ऐसा क्यों है भाई, ये भी बता देना क्यों सोचा। मेरे हिसाब से मैंने यहाँ पे दो नाम लिखे हैं, आप देख लो। सबसे पहले है एक अदृश्य इम्तिहान। क्यों भाई एक अदृश्य इम्तिहान क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि कहानी के उस छिपे हुए इम्तिहान को दर्शाया है जिसमें उम्मीदवारों का असली चरित्र सामने आता है। वो भैया देखो, परीक्षा तो थी ही, इम्तिहान तो था, लेकिन वो अदृश्य वाली जो थी, जहां पे सुजान सिंह खुद को किसान बनाए हुए थे, वो असल परीक्षा थी। तो इसीलिए भाई मैंने इसका नाम एक अदृश्य इम्तिहान लिखा है। बच्चों एक और चीज समझो, जब हम कोई शीर्षक डालते हैं किसी भी पाठ का या कविता का, कोशिश करो उसको एक इंटरेस्टिंग बनाने की, उसके अंदर एक जिज्ञासा हो कि ऐसा क्या है, क्यों। जैसे परीक्षा उन्होंने लिखा, तो हमने बात की थी ना, ये परीक्षा किस चीज की है, कैसी परीक्षा है। जैसे हार की जीत, मतलब इंसान हार के कैसे जीत सकता है, गोल, किस गोल की बात की गई है। तो आप जब देखोगे कि जब बड़े बड़े हमारे जो लेखक हैं, हमारे जो कवि हैं, उन लोग अपना शीर्षक डालते हैं ना, तो कुछ ऐसा डालते हैं कि सोचने के बाद, उसको पढ़ने के बाद अंदर पढ़ने का मन करे। इसीलिए शीर्षक का चयन सही होना बहुत जरूरी है। चलो आगे देख लेते हैं। दूसरा क्या है, मिट्टी में छिपा मोती। भाई देखो, एक यहाँ पे हम मुहावरा भी यूज कर सकते हैं, क्यों नहीं भाई, शीर्षक है आप कर सकते हो। अब देखो आपके दिमाग में हो रहा है ना, मिट्टी में मोती कैसे छुपा हुआ है, उस क्या ढूंढेंगे, उससे रिलेटेड क्या चीजें हैं। चलो यहाँ पे देखते हैं। क्योंकि कहानी में असली गुणी व्यक्ति की पहचान भीड़ के बीच में से की जाती है, जैसे कि मिट्टी में छिपे मोती की। याद है उन्होंने एक मुहावरा और बोला था कि बगुले में हंस को पहचानने वाली बात की थी, है कि नहीं। तो इसी प्रकार के हम शीर्षक दे सकते हैं। और बताओ आपके दिमाग में क्या क्या शीर्षक चल रहा है, कमेंट सेक्शन में बताइए। चलो आप इसका भी चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। कोशिश करो जब शीर्षक की बात हो तो ऐसा कोई लिखो जो कि सामने आपको लिखने में भी मजा आए, और सबसे ज्यादा जरूरी कि सामने सुनने वाले को मजा आना चाहिए कि इसमें क्या होगा। इसके मन में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर उठना चाहिए, तभी वो और उसको इच्छुक से और जिज्ञासा के साथ पूरे पाठ को या फिर कविता को पढ़ते हैं। या आप लोग कभी भी आगे याद रखना, जैसे एक चीज समझो, जैसे ब्रांडिंग होती है, हम लोग आजकल बहुत बड़ा टर्म है, ब्रांड बनते हैं बड़े बड़े, तो वो ब्रांड के अंदर भी भाई यही चीज होती है कि जिज्ञासा होनी चाहिए, उसकी आपके दिमाग में उसकी तस्वीर आनी चाहिए। तो कुछ इस तरीके का शीर्षक ज्यादा अच्छा माना जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, पंक्तियों पर चर्चा। क्या है भाई, कहानी में से चुनकर यहाँ कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो भैया इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी लिख दो, ताकि हमें भी समझ में आ जाए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, और आपको क्या समझ में आया, हमें भी ये समझ में आ जाए। चलो, इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं, और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं। तो भैया ये वाली जो पंक्तियां थी, इसके आपको क्या अर्थ समझ में आया है, आप बताओ। यदि आपने अभी तक हमारी व्याख्या वाला नहीं देखा है, परीक्षा का जो व्याख्या हमने की थी वो वाला वीडियो, तो उसको पहले देख लेना, उसके बाद ही प्रश्न उत्तर पे आना, ताकि आपका यहाँ पे डबल रिवीजन हो जाए। जब आप 2 बार चीजें पढ़ लोगे ना, फिर आपको फिर दिक्कत ही नहीं होगी। भाई एक बार पाठ पढ़ लिया, समझ लिया, अब एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर लो, चीजें क्लियर बहुत ज्यादा। फिर आपको भैया देखो, हिंदी की सबसे बड़ी खूबसूरती है ना, पाठ या कुछ ऐसा पढ़ो जो आपको जिंदगी भर आगे भी काम आता है। कभी कभी कोई कहानी सुनानी होती है, कई चीजें जो आपने उससे ज्ञान लिया है उसको बताना होता है, तो कई तरह से चीजें काम आती हैं। ठीक है, चलो इसका भाई अब आपने अर्थ क्या समझा है, जरी बताइए जल्दी से।
देखो ये कुछ पॉइंट्स में मैंने इसको लिखने की कोशिश की है, लाइन को ब्रेक करते जाओ, सिंपल पॉइंट लिखना है। लाइन है जैसे यहाँ पे है, पहली लाइन क्या है, इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल। अब देखो पॉइंट बन गया। दीवान सुजान सिंह ने कहा कि दीवान के पद के लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो दयालु हो, ठीक है, दयालु हो। फिर उस व्यक्ति के दिल में गरीब और दुखी लोगों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। भाई यहाँ पे लिखा है ना, क्या था ये, आत्मबल और दया की बात हो, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको लिख दिया दयालु हो। यहाँ कीवर्ड पकड़ना, दयालु हो। दूसरा, गरीब और दुखी लोगों के प्रति सहानुभूति हो। याद है उन्होंने लिखा था कि किसी के भी मन में उसके मतलब खिलाड़ी तो जा रहे थे पर उनके आंखों में वात्सल्य रस नहीं था। ये सब चीजें जो है ना, छोटी छोटी पार्ट जब आप पढ़ लोगे ना लाइन, तो आपको खुद ही पूरे पॉइंट्स मिल जाएंगे, सीधा पार्ट से उठाओ और लिख दो। ये कुछ देख लो। अब आप सबसे पहली चीज, जब आपको ये पता चल गया कि वहां पे किसान है, उसको दया की बात है, उस पर हमने दया किया था। वो जो हमारा खिलाड़ी था जो जख्मी था, वो क्या था, उसने उस पर दया की। तो भाई कैसे की चाहिए थी, दयालु हो, ठीक है। दूसरी चीज, गरीब और दुखी लोगों के प्रति सहानुभूति रखता हो। तो अब यहाँ पे देखो आगे क्या है, जो हृदय का उदार हो, आत्मबल, वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे, ठीक है। यहाँ पे कीवर्ड्स उठाओ अपना, वहां पे उत्तर में लिखो और उससे वाक्य बना दो, काम खत्म। इतना लोड मत लेना। कई बार ऐसा होता है कि परीक्षा में अगर ऐसे कोई आते हैं कभी कि उसका अर्थ लिखो या फिर व्याख्या करो, तो सबसे अच्छा तरीका है कीवर्ड उठाओ, प्रश्न से उत्तर में लगाओ और पूरे वाक्य बना दो आगे पीछे जोड़ के, काम खत्म। मार्क्स तो मिलेगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर क्या कहता है, दूसरा, उस व्यक्ति के दिल में गरीब और दुखी लोगों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। तीसरा, व्यक्ति के पास आत्मबल होना चाहिए, यानी वह हर कठिन परिस्थिति का बहादुरी के साथ सामना करे, ठीक है। वो भाई दीवान के लिए उन्होंने सिंपल, जब एडवर्टीजमेंट डाला था ना पेपर में, तभी उन्होंने बोल दिया था कि मुझे ऐसा कोई नहीं चाहिए जो कि बहुत पढ़ा लिखा हो। हाँ, हमने कोई ग्रेजुएशन हो, ये भी हमने कोई मांग नहीं की थी, लेकिन हाँ, उनके अंदर मानवीय गुण होने चाहिए, उनके अंदर बल होना चाहिए, उनके अंदर हिम्मत होनी चाहिए विपत्ति को सामना करने की, और सूझबूझ होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज भाई, उनके अंदर मानवीय गुण होने चाहिए, एक दूसरे के प्रति दया की भावना, उदारता। ये सब जो ऐसे अच्छे अच्छे शब्द ना लिख देना, मस्त नंबर मिलेगा आराम से, परेशान मत होना, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट हो गया, वह हर कठिन परिस्थिति का बहादुरी के साथ सामना करना चाहिए, ठीक है। आ जाओ। ऐसे लोग जो उदार और साहसी होते हैं दुनिया में बहुत कम होते हैं। फिर क्या बोल रहा है कि जो उदार लोग, ऐसे जो लोग हैं जो उदार भी हैं, साहसी भी हैं, तो भैया ऐसे बहुत कम ही लोग हैं। और जो ऐसे लोग हैं वो ऑलरेडी जिंदगी में बहुत अच्छे शिखर पर बैठे हैं, मतलब उनको अच्छा आत्मसम्मान वगैरह मिलता है। फिर देखो है ना, ऐसे गुण वाले लोग हमेशा मान सम्मान और प्रसिद्धि पाते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा था ना, ये प्रसिद्धि क्यों लिखा है, देखो प्रसिद्धि लिखने का कारण क्या है बच्चों, यहाँ लिखा है ना कि मान के शिखर पर बैठे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने तो मुहावरा यूज किया है। अब जनरली ये बताओ, ऐसा तो है नहीं कि सीधा माउंटेन है जो पहाड़ है उसके शिखर पर जाके बैठ जाएगा, तो ये मुहावरा है, इसी को हमने कर दिया कि वो प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। चलो आप चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, सोच विचार के लिए। चलो अब सोच विचार करने वाला पार्ट आ गया है। कहानी को एक बार फिर से पढ़िए, निम्नलिखित के बारे में पता लगाइए और लिखिए। क्या लिखना है भाई, पढ़ते हैं, देखते हैं। नौकरी की चाह में आए लोगों ने नौकरी पाने के लिए कौन कौन से प्रयत्न किए थे। ये आपको याद है, ये कब का पार्ट है, जब बाहर से लोग आ गए थे, बहुत सारे लोग आ गए थे, सैलाब आ गया था लोगों का। आने के बाद क्या हुआ था, उन लोगों को 1 महीना रुकने की बात की गई थी। फिर वहां पे उनकी परीक्षा चल रही थी ना, कि 1 महीने तक लोगों को देखा जा रहा था कौन कैसे रहता है। तो ये वहीं पर बोल रहा है कि नौकरी की चाह में आए लोगों ने नौकरी पाने के लिए कौन कौन से प्रयत्न किए थे, वो कौन कौन से तरीके थे। उन्होंने, जो हमारे लेखक हैं प्रेमचंद, उन्होंने 2-3 बार चीजें बताई थी। एक मिस्टर एस, मिस्टर द करके लिखा था ना, यहाँ पे बच्चों बस वही प्रश्न पूछ रहा है घुमा करके कि उन लोगों ने क्या क्या प्रयत्न किए थे। तो सबसे पहला तो प्रयत्न ये था कि जो लोग देर से उठते थे 9 बजे 10 बजे,
वो भाई उषा काल में उठ करके टहलते हुए नजर आते हैं। उषा काल कौन सी होती है बच्चों? जो सूर्य की पहली किरण होती है एकदम सुबह सुबह, वो जो होती है अमृत बेला वाला समय, उस टाइम पे तो जो होती है, मतलब जो लोग देर से उठते थे वो क्या कर रहे थे? सुबह सुबह उठ के टहलते हुए नजर आते थे। जो नौकरों से बहुत बदतमीजी करते थे, जिनके घर के नौकर परेशान थे उनसे, आज वो नौकरों से कैसे बात कर रहे थे? अदब से बात कर रहे थे, बहुत ही इज्जत दे रहे थे। उसमें एक वर्ड है ना कि बिना सलाम और बिना आपके तो वो बात ही नहीं कर रहे थे। और तीसरा उन्होंने एक और पॉइंट बोला था कि वहां पे जो है, जो लोग को पढ़ाई करना पसंद नहीं था, किताबों से चिढ़ थी, वो ग्रंथों की बातें करते हैं। मतलब कुल मिला के सब लोग क्या कर रहे थे? दिखावे का प्रयत्न कर रहे थे। असलियत में जो ऐसा नहीं है उसका केवल दिखावा कर रहे थे, ताकि किसी भी प्रकार उनको वो जो ये दीवान की पोस्ट है वो उनको मिल जाए। ये था इसका उत्तर। देख लो, लिखित में भी देख लेते हैं। सबसे पहला, देर तक उठने वाले लोग सुबह जल्दी उठने लगे। दूसरा, जो नौकरों से कठोर थे वे अब प्यार से बात करते हैं, ठीक है, बात करने लगे। फिर जो किताब से दूर थे वे बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने का दिखावा करने लगे। बच्चों, अंत में इस पूरे के पूरे उत्तर में ये दिखावा का प्रयोग जरूर करना, क्योंकि यहाँ पे जो भी हो रहा था वो पूरा दिखावा था। उसका वास्तविक, वो कहते हैं ना, इसका वास्तविक जीवन से कोई भी लेना देना नहीं है, ये पूर्णतः दिखावा था। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आप चाहो तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, ख, उसे किसान की सूरत देखते ही सब बात ज्ञात हो गई। खिलाड़ी को कौन कौन सी बात पता चल गई? बताओ जल्दी से। जब ये कब का सीन है? जब सारे खिलाड़ी क्या है, जा रहे थे और एक किसान बड़ी सी वो जो अपना गाड़ी लेकर के आया था, बैलगाड़ी, उसमें ढेर सारा अनाज था, मतलब उसे लदा हुआ था, बहुत भार था, और वो कीचड़ में फंस गया था, वो ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था। याद आया ये वाला जो दृश्य था, जब खिलाड़ी लोग के मैदान के पास में जो नाला था, जिस पर ब्रिज नहीं था, याद है, जिस पर कोई पुल नहीं था, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने वर्णन किया है हमारे कौन, हमारे लेखक प्रेमचंद जी ने। तो वो ये वही वाले सीन की बात हो रही है। तो वहां पे जब वो खिलाड़ी आया जो खुद जख्मी था, उसने किसान की आंखों में देख करके क्या क्या बातें समझ ली थी, उसको क्या क्या चीजें समझ में आ गई थी, जल्दी से बताओ क्या क्या था इसका उत्तर। सबसे पहला, उस किसान की सूरत देखते ही ज्ञात हो गया कि किसान की गाड़ी नाले में फंसी हुई थी। दूसरा, किसान बहुत देर से परेशान था परंतु गाड़ी को निकालने में असमर्थ था। देखो, या जब याद है, जब वहां पे किसान खड़ा था तो वो बहुत ही सहमी हुई नजर से सबको देख रहा था कि कोई तो उसकी मदद करेगा, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो किसी से बोले। तभी वहां पे वो जो जख्मी लड़का आया, उसने पहले ही अपना जो स्टिक था, हॉकी स्टिक, उतारा और कोट उतार के रख दिया था, और फिर उससे बोला कि मैं आपकी कुछ मदद करूं। तो क्या हमारे किसान ने क्या बोला था कि मैं आपको कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि वो खुद ही देख रहा था कि वो जख्मी है। तो ये वाले सीन की बात है, वो जो पूरा दृश्य है उसी का यहाँ पे वर्णन है। पर वहां पे किसान ने बोला नहीं कि मेरी मदद करो, लेकिन उसकी आंखें सारी बातें कह गई थी, और जो हमारे खिलाड़ी था जो जख्मी वाला, उसने ये सारी चीजें समझ ली थी। और क्या समझ लिया था कि ये किसान को देख के लग रहा है उसने बहुत मेहनत कर रहा है वो गाड़ी निकालने में, परंतु गाड़ी निकल नहीं पा रही है और ये बहुत टाइम से फंसा हुआ है और ये परेशान है। देखो क्या होता है ना, जो हमारी आंखें होती हैं, जो हमारा चेहरा होता है, वो हमारे भीतर का दर्पण होता है। दर्पण मतलब आईना होता है। हमारे जो विचार मन में चलता है ना, वो हमारी आंखें बयां कर देती हैं। बस खाली सामने वाले को समझने वाली वो आंखें चाहिए जो कि उसके अंदर की कह सकते हैं ना कि करुणा को समझ सके। वही तभी तो भाई वही तो कंपटीशन था, वही तो परीक्षा थी कि जो इंसान गरीबों की, किसी भी इंसान में की फंसे हुए, मतलब कोई भी परिस्थिति में फंसे हुए, संकट में, उसको सहानुभूति कर लिया, उसको समझ लिया कि ये इंसान परेशान है, तो भाई वही तो सब, मतलब वही तो ऐसा हो सकता है ना जो आगे भी उसकी मदद करेगा और वो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो भैया यही आंखें तो खोज रहे थे हमारे सरदार सुजान सिंह जी, जो उनको उस वक्त मिल गई। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद है, समझ में आ गया। मैंने इसकी व्याख्या कर दी और लिखित तौर पे तो यहाँ है। चलो स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे बढ़ते हैं। मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्षा। ये कब की लाइन थी याद है? ये जो वाक्य प्रयोग हुआ है पूरी कहानी में अंत में जाकर के हुआ है, जब उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी, घोषणा कर दी कि हमारे नए जो हमारे दीवान हैं वो कौन है, उन्होंने बता दिया।
और फिर उसके बाद क्या हुआ, वो बता रहे थे कि वहां पे क्या था, जब सब लोगों की नजर किस पे थी भाई, नए सुजान पे, अरे नए दीवान पे थी, हाँ नए दीवान पे थी। तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे फिर कई दो तरह के लोग बटे हुए थे। एक वो लोग थे जो बाकी उस राज्य के थे, जैसे वहां के कर्मचारी हो गए, वहां द्वारपाल हो गए, और भी मतलब जितने लोग जो चाहते थे हमारा एक अच्छा दीवान आए, वो लोग थे। और सुजान सिंह जी के जो निर्णय था, उसके जो जिस तरीके से उन्होंने परीक्षा ली थी, उससे बहुत खुश भी थे। तो उन लोगों ने उसको बड़े ही सत्कार से देखा, बहुत ही अच्छी भावना से देखा, बहुत ही मतलब कहते हैं ना पूजनीय, सत्कार करना मतलब सम्मान देने वाली, पूजनीय तो नहीं, सम्मान देने वाली दृष्टि से देखा था। और वहीं दूसरी तरफ जो कौन सी आंखें ईर्ष्या कर रही थी भाई, उनके और उम्मीदवारों जो थे, उनके जितने कॉम्पिटिटर्स थे, उन लोग कैसे देख रहे थे उसको, कंपटीशन वाली नजर से, ईर्ष्या चाह रहे थे कि इसको कैसे मिल गया, मुझे मिलना चाहिए था, इस तरीके से। देखो ये तो हो गई इसकी मौखिक व्याख्या, अब इसके लिखित व्याख्या भी देख लो जल्दी से। सत्कार, सत्कार किसके नजर में था, सुजान सिंह और दरबारियों की आंखों में युवक के प्रति सत्कार था। उन्होंने युवक की दया और साहस को सराहा, क्योंकि उसने किसान की गाड़ी निकलवाने में मदद की और इस गुण के कारण उसे दीवानी का पद मिला। ठीक है, इस कारण उसको उनको सत्कार हुआ, सत्कार मतलब सम्मान एक तरह से। और दूसरा ईर्ष्या, ईर्ष्या कहते हैं बच्चों जलन को। ठीक है, तो यहाँ पे जलन, अब ईर्ष्या किसको हो रही थी, अन्य उम्मीदवारों की आंखों में ईर्ष्या थी। वे महसूस कर रहे थे कि युवक को पद मिलने से उनका मौका छिन गया, इसलिए उनके चेहरे पर निराशा और ईर्ष्या का भाव था। ठीक है, समझ में आया, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो बच्चों, मैं आपको यही बात बार बार कहती हूँ कि जब आपके हिंदी में सबसे ज्यादा जरूरी है आपका प्रस्तुतिकरण, आप कैसे लिख रहे हो। आपके पास बहुत ज्ञान है, परंतु आप अगर उसको अपने एग्जाम में प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, उतार नहीं पा रहे हो, तो फिर आपके नंबर कटना निश्चित है। अब यहाँ पे क्या पूछा था भाई, एक सत्कार का पूछा था और एक ईर्ष्या की पूछी थी, दो चीजों का पूछा गया था ना, दोनों को अलग अलग लिख दो। अब मान लो कोई भी टीचर है, वो देखा यहाँ सुजान सिंह और दरबारी, दो लिखा, तुरंत मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें देखा किसमें, अन्य उम्मीदवारों की आंखों में था, इसमें मार्क्स मिल जाएगा। कोई नहीं अंदर पढ़ेगा कितना डिटेल क्या लिखे हो, देखा इतना लिखा है, वर्ड दे दिया है, काम खत्म। यकीन मानो आपके टीचर के पास आपकी टेस्ट कॉपी, आपकी जो एग्जाम कॉपी है, वो जितनी कम देर रहेगी उतना आपको नंबर मिलेगा। ये बात को हमेशा याद रखना, जितने अच्छे तरीके से आप प्रस्तुतिकरण करोगे उतना अच्छा नंबर मिलने की आपको उम्मीद है। चलो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। खोजबीन करनी है, चलो क्या खोजबीन करते हैं, देखते हैं, ट्रेजर हंट चल रहा है यहाँ पे। तो कहानी में से वे वाक्य खोज कर लिखिए जिनसे पता चलता है कि क्या चल भाई, पहला वाला क्या है, शायद युवक बूढ़े किसान की असलियत पहचान गया था। ये भाई जो हमारा युवक है वो बूढ़े किसान की असलियत पहचान गया था। क्या थी वो असलियत बूढ़े किसान की, भाई वो खुद सरदार सुजान सिंह थे। ये बात कौन पहचान गया था, युवक ने। और वो कब पहचाना था, जब हमारे सुजान सिंह ने उनको एक मतलब जब जो युवक है उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारी मदद की, क्या दोगे मुझे, हंसते हुए मजाक में। तो वहां पे जो सुजान सिंह है उन्होंने क्या कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी तुम्ही को मिलेगी। याद है वो लाइन, तो ये वही बोल रहा है कि और उसके बाद फिर वो जो युवक है बहुत ही ध्यान से किसको देखता है, उस किसान को देखता है, और देखता है तो उसको ऐसा ज्ञात होता है कि ये तो स्वयं सरदार सुजान सिंह हैं। और इसी चीज का वहां पे उन्होंने मतलब ये फिर ये वाक्य बोला गया था कि मतलब वो अपने आप को पहचान गया था उनको कि ये जो सामने वाला इंसान है, ये किसान कौन है, सरदार सुजान सिंह। तो देखो उसमें पाठ में क्या वाक्य लिखा था, युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा, उसके मन में एक संदेह हुआ, क्या ये सुजान सिंह तो नहीं है। आवाज मिलती है, और उन्होंने इसका तर्क क्या क्या दिया, आवाज मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही। उन्होंने ये बात बोल के पुष्टि कर दी कि ये तो भाई सुजान सिंह ही है। पहले वो डाउट में थे, बोले ना कि क्या ये सुजान सिंह तो नहीं, और फिर उन्होंने अपनी ही बात को उसको प्रूफ करने के लिए बोला। क्यों उनको ऐसा संदेह हुआ, क्योंकि उनकी आवाज भी वही मिलती है और चेहरा मोहरा भी वैसा ही है। ये लाइन, ये वाक्य था भाई कहानी में। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, नौकरी के लिए आए लोग
किसी तरह बस नौकरी पा लेना चाहते थे। ये बात सच है। याद है, लोग दिखावा करने के लिए इतना आगे बढ़ चुके थे कि उन लोग हर चीज अपने आप को पूर्णतः बदल चुके थे। उनका क्या था कि भाई 1 महीने की बात है, नौकरी पा लेंगे। अगर मान लो अगर किस्मत चमक गई मेरी, 1 महीने के लिए हम कितना भी अच्छा बन जाए, और उसके बाद एक बार नौकरी आ गई तो फिर कौन पूछता है हमसे कि मैं क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, है कि नहीं। तो ये वाला वाक्य कहाँ पे क्या लिखा था, याद है, पाठ में, जिससे बात कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम देता था। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट लें, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। समझ में आया, नौकरी पा लेना चाहते थे। यहाँ पे यही बात कहता है भाई, जितने भी लोग थे सब विनम्रता के और सदाचार के देवता बने हुए थे, कि भाई वहां पे तो जितने भी लोग थे सब, तो उनसे ज्यादा तो मानवता का कोई है ही नहीं, मानवता के देवता, मानवता के पुजारी बने हुए थे। समझ में आ रहा है यहाँ तक। उसके बाद फिर वही बोलते कि अगर 1 महीने के अंदर मतलब नौकरी ये कट गया और अगर मेरी नौकरी लग गई, फिर कौन मुझे देखने आ रहा है कि मैं अच्छे से काम कर रहा हूँ कि नहीं, मैं सुबह उठ ही रहा हूँ कि नहीं, मैं किताबें ग्रंथ पढ़ रहा हूँ कि नहीं। तो ये वही सब बातें उन्होंने लिखी है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे देखते हैं कहानी की रचना। अब आइए कहानी की रचना पर भी बात करते हैं। लोग पसीने से तर हो गए, खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी। ये कब की बात है, जब वहां पे मैच चल रहा था, जब उनका हॉकी का मैच हो रहा था ना, ये तब की बात है। इन वाक्यों को पढ़कर आंखों के सामने थकान से चूर खिलाड़ियों का चित्र दिखाई देने लगता है। हाँ, मुझे तो दिखा, आपको दिखा कि नहीं। देखो बच्चों, अपनी इमेजिनेशन पावर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, उसको बढ़ाओ, जो चीजें पढ़ो कोशिश करो आपके दिमाग में उसकी चलचित्र चलती रहे। इस चीज से क्या होगा ना, आपके दिमाग का भी फायदा होगा, एक एक्सरसाइज होती है। आगे बढ़ते हैं। यह चित्रात्मक भाषा है। देखो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, इस चीज को समझना। ये क्या नया वर्ड आया है, चित्रात्मक भाषा। कई बार क्या होता है, मान लो मैंने या आपने ऐसा समझो कोई दृश्य देखा, आप स्कूल आ रहे हो और आपने देखा वहां किसी का एक्सीडेंट हुआ है। अब आप घर जाके या फिर अपने विद्यालय में जाने के बाद अपनी अध्यापिका को या अपने माता पिता को उस चीज के बारे में बताओगे तो कैसे बताते हो, पता है मम्मी वहां पे एक ट्रक आया, वहां पे एक कार आई थी और वो कार आगे उसने देखा नहीं और उसने ट्रक को ठोकर मार दी और कार तो उड़ गई। ऐसे करके आप बताओगे ना, तो मम्मी के दिमाग में क्या होगा, एक चित्र चलेगा। या फिर मान लो ऐसा समझो, सबसे अच्छा इसका उदाहरण लेती हूँ, आप लोग वेकेशन पे जाते हो, छुट्टियों पे जाते हो, वहां से आते हो तो बताते हो, पता है मैंने नैनीताल में वहां पे देखा ऐसे बड़े बड़े पहाड़ थे और उसके नीचे ऐसे नदी थी। तो आप उस जगह के बारे में जब किसी दूसरे को बता रहे हो तो उसके दिमाग में एक उसका चित्र चलता है। तो जब हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं ताकि उसका एक चलचित्र, मतलब उसके चलते हुई जो मोशन पिक्चर होती है वो एक दिमाग में चल जाए, तो ये वाले जो ऐसे जो भाषा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, चित्रात्मक भाषा। मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग करके बताना ताकि आपके दिमाग में उसकी पूरी की पूरी तस्वीर चल जाए, ये होती है। अब जैसे यहाँ पे था ना, लोग पसीने से तर हो गए, अब आपके दिमाग में चल रहा है एक इंसान है पूरा पसीने से एकदम पसीना पसीना हो रखा है और खून की गर्मी आंखों और चेहरों से झलक रही थी। यहाँ पे मैंने आपको बताया था इसका मतलब आंखें और ये गाल एकदम लाल नहीं हो जाते जैसे खून गर्म होता है, तो वैसे एकदम अब ऐसा आप इंसान आपके दिमाग में आ गया होगा, या आप कभी खुद ही ऐसे कभी परिस्थिति में होगे तो आप खुद अपने आप को इस तरह से इमेजिन कर पा रहे होगे। तो इन वाक्यों में आपके समक्ष थकान और खिलाड़ियों की एक ऐसी तस्वीर आ गई होगी। तो ये वही बोल रहा है कि ये जो भाषा है कैसी है, चित्रात्मक भाषा है। मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो चित्रात्मक भाषा है ये समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ध्यान देंगे तो इस पाठ में ऐसे और भी अनेक विशेष बातें आपको दिखाई देंगी, और अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो भैया इस पाठ में और भी ऐसी कई सारी विशेषताएं हैं। चलो देखते हैं। कहानी को एक बार ध्यान से पढ़िए, आपको इस कहानी में और कौन कौन सी विशेष बातें दिखाई दे रही हैं, अपने समूह में मिलकर सूची बनाइए। तो भैया और क्या क्या विशेषताएं हैं उसकी आप एक लिस्ट बनाइए। सूची का मतलब होता है लिस्ट। जल्दी से बताइए क्या क्या चीजें आपको इस कहानी में चित्रात्मक भाषा की लगती है, मतलब उसको पढ़ के आपके दिमाग में उसकी एक इमेज बन गई, सिंपल सी चीज। देखो इसका उत्तर मैंने लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, लेकिन बच्चों स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं चलेगा, केवल उसको समझो। आज समझ लोगे फिर एक बार, मतलब मान लो एग्जाम के पहले अगर आप स्क्रीनशॉट केवल देख लोगे ना तो आपके दिमाग में पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो आगे बढ़ते हैं।
उत्तर क्या है? जब लोग पसीने से तर और खून की गर्मी से चेहरे लाल दिखाते हैं। देखो यहाँ पे वो बता रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वे थक गए हैं। वहां पे अब हमने क्या थके हुए का इन्होंने चित्रण किया है इस तरीके से। भाई वो ये भी तो लिख सकते थे ना प्रेमचंद जी कि वहां से खिलाड़ी बहुत थक गए थे। तो अब आप थकने में आपके दिमाग में उतने अच्छे से उसकी जो चित्र है नहीं आएगा। थकने में तो ये भी हो सकता है हम भाग के आए और थक गए, इस तरीके का भी मुंह बन सकता है। लेकिन यहाँ पे जो एकदम एक खिलाड़ी का जो पूरा दृश्य है उन्होंने उसको दिखाने के लिए उसमें ऐसे ऐसे शब्दों का चूज किया। आगे बढ़ते हैं। इस चित्रात्मक भाषा का यह चित्रात्मक भाषा का एक उदाहरण है। कहानी में और भी ऐसे चित्रात्मकता है। कौन कौन सी है भाई? देखो सबसे पहले देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। अब आपके दिमाग में आया ना, देवगढ़ में एक जगह है, वहां पे भले आप नहीं गए हो देवगढ़, आपके दिमाग में कोई भी ऐसा गांव, मान लो ढोलकपुर आ गया, छोटा भीम का है ना ढोलकपुर, मान लो ऐसा ढोलकपुर जैसा कोई गांव आपके आ गया देवगढ़, और वहां पर नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य, अब आपको नए नए लोग दिखाई देने लगे होंगे। तो आप समझ रहे हो आपके दिमाग में एक चित्र चल रहा है और दिखाई देने लगे। आगे, रंगीन एमामे, चोगे और नाना प्रकार के अंग रखे और कंटोप देवगढ़ में अपनी सजधज दिखाने लगे। यहाँ पे ये सब चीजों की भी आपके दिमाग में एक इमेज चल रही है अगर आपको इन सब शब्दों का प्रयोग पता है तो। देखो बच्चों, ये सब ना पहनावे होते हैं, आप इसको एक बार देखना, आपको समझ में आ जाएगा। इमामे हो गया, चोगे हो गया, ठीक है, कंटोप हो गया, ये सब चीजें लोग पहनने के लिए इस्तेमाल करते। तो वहां पे क्योंकि अलग अलग जगह से लोग आए थे, तो वहां से जब लोग आते हैं तो अब वो अपना कल्चर भी तो लेके आएंगे ना, अपनी संस्कृति को, तो वो उनके पहनावे, खाने, रहन सहन, बहुत सारी चीजें देवगढ़ में अलग अलग दिखने लगी। आगे, वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से ढकेलता। तो आपके दिमाग में आ रही ना कि वो बैलों को ललकार रहा है एक लड़का किसान, और फिर वो कभी कभी जो चक्का है, पहिया जो फंसा हुआ है, उसको भी ढकेलने की कोशिश करता। दिमाग में चित्र आया ना, बस ये वही बोल रहा है। फिर गाड़ी ऊपर को न चढ़ती, गाड़ी जो है वो आपके दिमाग में आ रहा है गाड़ी ऊपर क्यों नहीं चढ़ रही थी, और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती। देखो ये वाक्य में तो आपको जरूर दिमाग में आया होगा कि ऊपर चढ़ी फिर नीचे खिसक के आ गई, क्योंकि ऐसा कई बार होता है, और आप लोगों ने नहीं भी होता है तो आप लोगों ने जरूर देखा जरूर होगा मोबाइल में, कार्टून में, वीडियोज में, कि कोई हिम्मत करके ऊपर चढ़ाने की कोशिश करता है फिर वो नीचे आ जाती है। तो ये चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स है जो आपको देख करके दिमाग में आपका चित्र बन रहा है। आगे भी है, पहले आप एक काम करो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता। बेचारा क्या, इधर उधर, अब आपके दिमाग में आ रहा है ना, एक लड़का है जो किसान है, बूढ़ा, बहुत ही बेचारा है, वो इधर उधर क्या करता, ताकता। कैसे ताकता भाई? निराश होकर, क्योंकि उसको कोई दूर तक दिख ही नहीं रहा था। आगे, बार बार झुंझला कर बैलों को मारता। बार बार टेंशन में आके क्या करता, झुंझला के बैलों को मारता। ये भी आपके दिमाग में एक चित्र बना इसका। किसान ने उनकी तरफ सहमी आंखों से देखा। किसान ने उनकी तरफ बहुत सहमी हुई आंखों से देखा। तो ये वही पर देखो, आपके दिमाग में इन सब वाक्यों को पढ़ने के बाद एक इमेज बन रही है, एक चित्र बन रहा है। तो यही ये सब जो भाषा है कौन सी है? ये चित्रात्मक भाषा है, इसको याद रखना। कीचड़ बहुत ज्यादा था, वह घुटने तक जमीन में गड़ गया। दिमाग में आया कीचड़ बहुत ज्यादा होगा, वो घुटने तक जो है गड़ गया उसमें। आगे, उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। जो उम्मीदवार थे उनके कलेजे धड़क रहे थे। उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। समझ में आया? ये सब वाक्य पढ़ने के बाद आपके दिमाग में एक चित्र बन रहा था। इन वाक्यों में भावनाओं और स्थितियों को स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? और भी क्या कोई वाक्य है तो उसको जरूर कमेंट में बताना। देखो मैंने इतने सारे इसीलिए लिए हैं ताकि आपको जो इजी, मतलब जो बहुत ही सरलता के साथ आप उसको याद कर पाओ, समझ पाओ, तो उस चीज को आप याद कर लो और लिखना एग्जाम में। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। अब बढ़ते हैं आगे। समस्या और समाधान। भाई देखते हैं ये क्या अलग सा है। देखो ये भी जो रहता है ना, ये जो लिखा रहता है, ये भी कुछ मजेदार होता है यार, इसको भी पढ़ने में मजा आता है। समस्या और समाधान। अब देखो भाई कौन सी समस्या की बात की गई है, क्या समाधान है, चलो देखते हैं प्रश्न अब क्या है। इस कहानी में कुछ समस्याएं हैं और उसके समाधान भी हैं। कहानी को एक बार फिर से पढ़कर बताइए कि अब क्या बताना है। महाराज के सामने क्या समस्या थी, उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा। महाराज के सामने क्या समस्या आई थी भाई? उनके प्रिय जो दीवान थे सरदार सुजान सिंह, वो अपना रिटायरमेंट लेके पहुंच गए थे कि मैं ये काम अब नहीं करूंगा।
ठीक है। और उसका समाधान उन्होंने क्या निकाला था बच्चों? उन्होंने समाधान ये निकाला था कि पहले तो उनको समझाने की कोशिश की कि नहीं दीवान साहब, मतलब आप मत छोड़िए, क्योंकि वो बहुत ही एक कह सकते हैं अनुभव और कौशलपूर्ण थे कि भाई वो उनकी मतलब जो सूझबूझ थी बहुत अच्छी थी। तो फिर उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की, पर वो नहीं रुके। तो फिर उसके समाधान क्या निकाला भाई? उन्होंने कहा ठीक है, आप मुझे अपना ही सब्स्टिट्यूट दे दीजिए, आप ही बताइए कि नया दीवान कौन होगा अपने हिसाब से। तो भाई अब यहाँ पे उन्होंने समस्या भी है और उनका समाधान भी है। महाराज के तो भाई यही पर जिक्र था, है कि नहीं? महाराज का पूरे के पूरे पार्ट में 2 टाइम पर जिक्र था, सबसे पहले स्टार्टिंग में और एक अंतिम में। चलो, है ना, महाराज का दरबार सजा था अंत में। चलो यहाँ पे महाराज की समस्या थी कि उनके दीवान सुजान सिंह ने पद छोड़ने की बात की थी। किसने भाई? उनके दीवान सुजान सिंह ने क्या किया था? पद को छोड़ने की बात की। उन्होंने समाधान यह निकाला कि सुजान सिंह को नए दीवान के लिए योग्य उम्मीदवार खोजने होंगे। उन्हीं को क्या करना होगा? नए उम्मीदवार खोजने होंगे। देखो यहाँ पे तुम ऐसे भी लिख सकते हो, और इसका एक और तरीका है लिखने का। यहाँ पे मान लो जैसे तुमने यहाँ पे अगर लिख दिया समस्या, ठीक है, और ये करके फिर ये यहाँ से कर सकते हो उनके दीवान सुजान सिंह ने पद छोड़ने की बात की। यहाँ तक आपने समस्या करके लिख दिया और फिर यहाँ पे नीचे लिख दो समाधान, ठीक है। तो और फिर यहाँ पे ये डॉट डॉट करके यहाँ से लिख दो सुजान सिंह को नए दीवान के लिए योग्य उम्मीदवार खोजने होंगे। इस तरह पॉइंट बना के आप लिख सकते हो। मेरे कहने का केवल इतना तात्पर्य है। हालांकि मैंने इस वाले में कंबाइन लिखा है क्योंकि आपको चीजें बस समझ में आनी चाहिए, इसलिए। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा, दीवान के सामने क्या समस्या थी? अब भाई दीवान के सामने क्या समस्या थी? उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा? आपको याद है जो हमारे दीवान थे उनके सामने कौन सी समस्या का जिक्र हुआ था? उनके सामने उन्होंने कहा था ना कि भाई उनके सामने देखो, पहले तो राजा के सामने आई समस्या कि उनके दीवान जा रहे हैं, तो उन्होंने ये काम दीवान पे ही सौंप दिया। अब दीवान के सामने क्या समस्या थी भाई? उन्होंने एडवर्टीजमेंट निकाला था ना कि उनको उम्मीदवार चाहिए, जगह जगह से आए थे। तो उनके सामने समस्या थी कि उनको नए लोग चाहिए, उम्मीदवार चाहिए बहुत ढेर सारे, जिसमें से वो कहते हैं वो है ना कि बगुले से वो हंस निकाल सके। मतलब ढेर सारे लोग चाहिए, पहले बगुले तो आए फिर उसमें से हंस निकालेंगे ना, तो पहले लोग तो आ जाएं। उनको उम्मीदवार इस पोस्ट पे आने के लिए बहुत अच्छे अच्छे उम्मीदवार भी तो चाहिए। तो फिर उनके सामने क्या समस्या थी कि उनको उम्मीदवार चाहिए थे, और इसका सल्यूशन क्या निकाला, इसका समाधान क्या निकाला बच्चों? उन्होंने एडवर्टीजमेंट निकाल दिया पेपर में। चलो, दीवान की समस्या थी कि उन्होंने योग्य उम्मीदवार ढूंढने थे। देखो उनकी समस्या क्या थी? उन्हें योग्य उम्मीदवार ढूंढने थे, और उन्होंने इसके लिए एक विज्ञापन निकाला जिसमें कहा गया कि उम्मीदवार की शिक्षा से ज्यादा उनके गुण और आचार पर ध्यान दिया जाएगा। आचार बेटो आचरण होता है, ठीक है। आचरण पे मतलब उनके व्यवहार पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा उनकी शिक्षा से ज्यादा। आप कितने मानवीय गुणों के साथ हो ये देखा जाएगा। तो उन्होंने इसका ये समाधान निकाला। चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब बढ़ते हैं आगे। नौकरी के लिए आए लोगों के सामने क्या समस्या थी? उन्होंने इसका क्या समाधान निकाला? अब जो इतने सारे उम्मीदवार आए थे उनके सामने भी समस्या थी। आपको याद है, समझ में आ रहा है किस चीज पे इशारा कर रहा है भाई? उनके सामने ये समस्या थी, एक तो पहली बात तो उनके कॉम्पिटिटर्स इतने सारे थे। सबसे पहला क्या होता है, अगर आप किसी भी चीज में कोई एक पोस्ट है और उसके लिए इतने सारे लोग आए हुए हों, तो सबसे बड़ी समस्या क्या है? उन सबसे हमें आगे जाना है। पहला कंपटीशन वाली भावना। दूसरी क्या समस्या थी कि उनको वहां पे भाई, अब देखो रिटन टेस्ट होता है, इंसान दे लेगा नॉलेज के हिसाब से फिर आगे निकल जाएगा, लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे तो पढ़ाई लिखाई का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। उन्होंने सीधा बोल रखा है उन्हें कोई जरूरी नहीं कि जो इंसान हो ग्रेजुएट हो। यहाँ उनको क्या चाहिए? अपने आदतों को देखना है, उनके आचार और विचार पर संयम पाना है कि वो अच्छे हो। तो उसके लिए उनको वो नौकरी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, इसका समाधान क्या निकाला कि वो दिखावा करना शुरू कर दिए थे। उनका समाधान ये था कि भाई मैं दिखावा कर लेता हूँ, 1 महीने की बात है,
निकल गया तो भाई किस्मत की बात है। चलो इसका उत्तर देखो लिखित तौर पर क्या है। नौकरी के लिए आए लोगों को अच्छे बनकर दिखना था। ये उनकी समस्या क्या थी भाई, कि उनको अच्छा बनकर दिखना था, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या थी। इसके लिए उन्होंने झूठा दिखावा शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने क्या किया, झूठा दिखावा शुरू कर दिया। उन्होंने मीठा और नम्र व्यवहार शुरू कर दिया, प्रातः काल उठना, पुस्तक पढ़ना इत्यादि दिखावा शुरू कर दिया। तो भाई उनके सामने क्या समस्या थी, उनको नौकरी चाहिए थी, तो उनके लिए अच्छा बनकर दिखना था, क्योंकि वही उसका क्राइटेरिया था। और इसका सल्यूशन क्या निकाला, समाधान क्या निकाला बच्चों, उन्होंने उसके लिए दिखावा करना शुरू कर दिया। कुल मिला के इतनी सी बात है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आया पार्ट से, देखो क्या है, मन के भाव। मन के भाव क्या क्या है, चलो। स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी न था। ये याद है किस टाइम पे था, जब खिलाड़ी लोग गए और उनको बंद आंखों से देखे, किसको, बूढ़े सा जो किसान था विपत्ति में फंसा हुआ, और अपने खिलाड़ी लोग उनको बंद आंखों से देख के चले गए। फिर उन्होंने, हमारे जो लेखक हैं प्रेमचंद जी, उन्होंने यही लाइनें लिखी है कि क्या था भाई, उनके आंखों में स्वार्थ था, मद था, मतलब एक, अब मैं आपको व्याख्या की थी ना इसकी, कि उनके अंदर स्वार्थ था पोजीशन जीतने के लिए, वो पद पाने के लिए। मद था मतलब नशा था। नशा कैसा, खेलने के बाद वो थकान का नशा होता है, या फिर जीत या जुनून का भी नशा हो सकता है, ठीक है। और मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी ना था। मगर जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसके ऊपर पूरी परीक्षा निर्भर थी, वो थी उदारता और वात्सल्य, वो दोनों ही नहीं था। यहाँ पे अब देखो क्या पूछ रहा है, इस वाक्य में कुछ शब्दों के नीचे रेखा खिंची हुई है। यह सभी नाम हैं, लेकिन दिखाई देने वाली वस्तु नहीं। देखो भैया, कभी वात्सल्य देखे हो क्या, वात्सल्य कभी कुछ दिमाग में आ रहा है क्या, कुछ ऐसा तस्वीर, जैसे हमने बोला सेब, सेब बोलते के साथ आपके दिमाग में क्या आया, लाल कलर का ऐसा सेब आ गया। मैंने बोला मैग्नेट ब्रेन्स, आपके दिमाग में टीचर्स आ गए। तो जब ये सब चीजें, आपको इस तरह की चीजें मतलब शब्द होते हैं जो दिमाग में तस्वीर बनाते हैं। मैंने बोला उदारता, कुछ दिमाग में आया क्या, नहीं, आपको वो उदारता वाले लोग दिख रहे होंगे, पर उदारता नहीं दिखती। क्यों, क्योंकि ये बच्चों भाव है, ये ना एक भाव है, मतलब अंदर की ये फीलिंग है। फीलिंग हमें ना किसी चीज के जरिए दिखाई देती है, उसका खुद का कोई रूप नहीं होता। तो ये वहां पे वही कह रहा है, ये सभी नाम है, लेकिन दिखाई देने वाले वस्तु, व्यक्तियों या जगहों के नाम नहीं है। ये संज्ञा जरूर है, ये संज्ञा जरूर है, परंतु ये सब भाववाचक संज्ञा है, मतलब हमें दिखाई देने वाली नहीं है, इसको महसूस करने वाली चीज है। जैसे हवा हमें दिखाई नहीं देती, हम उसको लेकिन महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं, तो ये वही चीज है, यहाँ पे भावनाएं हैं। आगे, ये सभी शब्द मन के भाव के नाम है, ठीक है, मन के भाव है। आप कहानी में से ऐसे ही अन्य नामों को खोजकर नीचे दिए गए रिक्त स्थान पर लिखिए, ठीक है। आइए देख लेते हैं क्या क्या वो शब्द हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो ऐसे ये बना हुआ है इस तरह का बादल वाला, सूर्य और बादल, तो देखते हैं इनके अलग अलग भावों के नाम। सबसे पहले सर्वप्रथम आप ध्यान दो, जो पाठ है उसमें क्या क्या ऐसे शब्द थे जो कि भावनाओं से जुड़े हुए थे। जैसे था ना कि ईर्षा की नजर से देख रहे थे, सत्कार और उदारता, वात्सल्य, ये जो ऐसे ऐसे शब्द है ना जहाँ पे भावनाएं प्रकट हो रही हैं, वहां पे, यहाँ पे आपको वही सब लिखना है, ठीक है। तो परेशान होने वाली बात नहीं है, बहुत इजीली सोचो कौन कौन से शब्द थे। पहले तो ईर्ष्या की बात आ गई, ठीक है, फिर वात्सल्य हो गया, और उसके बाद सत्कार आ गया, फिर और क्या क्या चीजें थी, सोचो दिमाग चलाओ, और क्या क्या थे उसमें, और कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बताओ। यहाँ पे मैं आपको कुछ तो बता रही हूँ, पर आप कमेंट सेक्शन में इसके अलावा भी बताओ कौन कौन से ऐसे शब्द थे। फिर दिखावा, इस तरह की चीजें। भाई दिखावा, आपको वो दिखावा करते दिख रहे हैं, पर दिखावा भाववाचक में है बच्चों। भाव मतलब जो कि हम देख नहीं पा रहे हैं, उसको महसूस कर पा रहे हैं कि हाँ सामने वाला ये कर रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ शब्द हैं, देख लो यहाँ पे मैंने इसको लिखा हुआ है। सबसे पहले आत्मबल, आत्मबल था ना कि उनके अंदर आत्मबल होने चाहिए। देखो पूरे पाठ में जो जो गुण की बात की गई है उसको उठा के आंख बंद करके लिख दो। आत्मबल होना चाहिए, दया होनी चाहिए, फिर स्वार्थ, ठीक है, सत्कार, ईर्ष्या, दृढ़ संकल्प, हिम्मत, इस तरह के जो भी शब्द हैं, जो भी चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही है परंतु उसको आप महसूस कर पा रहे हो, वो सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। ये एक भावना होती है। चलो इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। सूर्य भगवान के सभी बादल भर चुके हैं। आगे क्या बोलता है,
अब क्या है, अभिनय। अच्छा देखो बच्चों, ये वाला जो है यहाँ पे आपको अभिनय करना है। तो ये वाला जो पार्ट है भाई, अब मैग्नेट ब्रेन्स पे मैं पूरा, तो यहाँ आप लोग तो यहाँ पे है नहीं, तो मैं इस तरह से तो पूरा नहीं कर पाऊंगी। हालांकि मैंने कोशिश की है कि मैं अपने व्याख्या में ही उसको एक तरह से नाटक के तौर पे थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊं। चलो यहाँ पे फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है। कहानी में युवक और किसान की बातचीत संवाद के रूप में दी गई है। ठीक है, कहानी यह भी बताया गया है कि उन दोनों ने ये बात कैसे बोली। अपने समूह के साथ मिलकर तैयार कीजिए और कहानी के इस भाग को कक्षा में अभिनय के द्वारा प्रस्तुत कीजिए। प्रत्येक समूह से अभिनेता या अभिनेत्री कक्षा में सामने आएंगे और एक एक संवाद अभिनय के साथ बोलेंगे। ये कौन से दृश्य को उठाने की बात की गई है? युवक और किसान की बातचीत की गई है। ठीक है, उसको संवाद के रूप में लिखा गया है। जैसे कि वो है ना कि अब देखो यहाँ पे आप अभिनय कैसे कर सकते हो, मैं आपको इसका तरीका बता सकती हूँ। सर्वप्रथम एक यहाँ पे पहले चूज कर लो, कौन किसान बनेगा, कौन युवक बनेगा। तो युवक पहले दिखाओ, उसको चोट लगी है, तो हमेशा याद रखना जब चोट लगी है तो मतलब वो लड़खड़ा के चलेगा। दूसरी चीज, थकान की बात की गई थी, बहुत थका हुआ था। ये सब चीजों को याद करते चलो, लिखते चलो कि अगर आप वो बच्चे हो जिसमें आपको ये रोल मिला है और अगर आपकी अध्यापिका करा रही है, हालांकि ये हर स्कूल में कराना चाहिए। ये सब चीजें ऐसी हैं जिससे बच्चों के दिमाग में वो चीजें पूरे चित्रित हो जाती है। मैंने बताया था ना अभी, चित्रात्मक होती हैं वैसा। तो मैं इसलिए आपको ये समझा दे रही हूँ, अगर आपके स्कूल में कराया जा रहा है तो आपको कौन सा रोल मिला है उस हिसाब से आप कर लेना। अगर आपको युवक है तो आप थके हुए हैं, पैर में घाव है, चोट लगी हुई है और ऊपर से बहुत थकान है, आपके चेहरे पे पसीना पसीना है, तो उस तरह का एक्सप्रेशन रखना कि आप बहुत थक गए हो और चोट लगी है, दर्द में भी हो मतलब। फिर आप जा रहे हो, अचानक से आपकी नजर, अचानक से मतलब आप अपना जा रहे हो और जाते थे, अचानक से आपकी नजर पड़ी है किस पर? एक किसान पर, जो कि बहुत ही परेशान है अपनी गाड़ियों को धक्का दे दे के। ठीक है, अब उसको कोई नहीं देख रहा है, वो उम्मीद की वाली नजरों से किसको देख रहा है? लोगों को देख रहा है। तो आपकी नजर गई, तो आपने उसे कुछ पूछा नहीं, सबसे पहले जाके कोट उतार दिया और हॉकी स्टिक रख दी। अब फिर चलते हुए हो गए। लेकिन अब देखना, चलने में भी हम ऐसे, कई बार हम ऐसे चलते हैं, अलग अलग तरीके से चलते हैं, पर यहाँ पे जो है याद रखना, उसको चोट लगी है और थका हुआ है, तो आप जब चलना ध्यान देना उसी तरीके से चलना कि आपको चोट लगी है और बहुत थकान है चेहरे पे। फिर आप जैसे उसके पास गए, किसान से बोले मैं कुछ मदद करूं, मतलब उदारता से, ये नहीं कि मैं कुछ मदद करूं, नहीं, अपने अंदर वो भावना रखना कि आप उदार हो। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरीके से लेके फिर आप बातचीत शुरू करोगे। फिर आप बोलना मैं कुछ मदद करूं, फिर वो मदद कराने के बाद वो जो जो जैसे जैसे उसमें रोल है उसको पढ़ते जाना और उस हिसाब से मदद करना। अपने अंदर एक टाइम आएगा जब तुम बहुत थके हुए हो, खुद ही हो, पर वो तुम ऊपर धक्का दे रहे हो पर तुमसे कुछ हो नहीं रहा है, फिर एक साथ तुमने धक्का दिया जोर से, तो तुम्हें वो दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आप अभिनय कर सकते हो अगर आप युवक हो तो। अब अगर आ जाओ बात, अगर आप किसान हो, तो आप बूढ़े किसान हो, तो सबसे सर्वप्रथम तो ध्यान देना कि आप बूढ़े हो, ये चीज का ध्यान देना। जवानी की तरह एकदम ऐसे एकदम खड़े नहीं होना है, बूढ़े हो, कंधे झुके हुए हैं, आप बहुत ही मतलब मायूस हो। क्यों? क्योंकि आपका जो गाड़ी है वो बहुत ही भारी है और वो अब आपसे ऊपर नहीं चढ़ पा रही है। आप किसी से उम्मीद कर रहे हो कि कोई आपकी सहायता करेगा, लेकिन वहां से अभी एक झुंड लोग चले गए, देख कर आपकी कोई मदद नहीं की। पर ये जो आपके पास अब जो आया है किसान, उसको आप सॉरी किसान कह रही हूँ, अब जो आया है हमारा क्या नाम है इसका, युवक है, उसको बहुत ही प्रेम से, बहुत ही सहानुभूति वाली दृष्टि से देखो कि काश ये मेरी मदद कर दे। अपने अंदर वो सब कैरेक्टर्स रखना, पूरा अभिनय बहुत अच्छे से हो जाएगा। बाकी डायलॉग्स ऐड करना तो भाई वो बहुत इजी चीज है। सबसे ज्यादा अभिनय में जरूरत है आपका बॉडी लैंग्वेज, आप किस तरीके से हर एक जो पॉइंट लिखा है उसको कितने अच्छे तरीके से दर्शा रहे हो। ठीक है, जब वो बोलता है बैलों को मारना, तो वहां पे बैलों को मारने का एक्शन करना, फिर वो ऐसे मतलब हर वो चीज को, पहलू को छूना। अपना बॉडी लैंग्वेज का बच्चों मैंने आपको बता दिया क्या क्या पॉइंट आप कर सकते हो। ठीक, अब अगर आप मान लो अभिनय में अगर कुछ बैल बने हो, हाँ, तो बैल कैसे हैं, उनका ये वाला जो कंधा होता है वो उठा रहता है, तो जब आप ऐसे बैठना या चार पे आना, तो वो भी अपने उसको उठाने की कोशिश करना, और बैल ऐसे उनकी आंखें रहती, मतलब उसके पोजीशन को लेने की कोशिश करना, कॉन्फिडेंट रहता है, लेकिन वो बैल बूढ़ा है, वो उठा नहीं पा रहा है, तो थोड़ा सा आपको एक्सप्रेशन भी उसी प्रकार रखने पड़ेंगे। समझ में आ गया? यहाँ पे तीनों का मैंने थोड़ा थोड़ा आपको एक आइडिया दे दिया है। अब अभिनय कैसा हुआ, क्या है ये, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आपको इसका कुछ मदद मिली। चलो आगे बढ़ते हैं। विद्या का कम
परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। यहाँ पे भाई ये याद है ना, विज्ञापन में छपा था कि विद्या का भले कम हो चल जाएगा लेकिन कर्तव्य का अच्छा चाहिए हमें, तो ये बोला गया था। अब इसमें पूछ क्या रहा है ये देख लेते हैं। कम का विपरीत अर्थ देने वाला शब्द है अधिक। इसी प्रकार के कुछ विपरार्थक शब्द नीचे दिए गए हैं लेकिन वे आमने सामने नहीं हैं। तो भैया क्या है बोल रहा है, फिर रेखा खींचकर विपरार्थक शब्द के सही जोड़ बनाइए। देखो बहुत इजी है, टेबल आ गई है, टेबल वाला कुछ काम है। यहाँ पे कह क्या रहा है, एक है कम, ठीक है, विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक। कम का इन्होंने ऑपोजिट क्या दिया है, विपरीत शब्द क्या है, अधिक। ठीक है, देखो विपरीत शब्द होते हैं जो एक का ठीक उसके विपरीत अर्थ होता है। दोनों ऑपोजिट, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑपोजिट, उसको हिंदी में हम ये विपरीत शब्द बोलते हैं। चलो यहाँ तक समझ में आया। अब ऐसे टेबल दी गई है और देखते हैं उसके अलग अलग अर्थ। ये भाई स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में दी गई है, एक तरफ शब्द है एक तरफ उसके विपरीत शब्द लिखे हैं। चलो देख लेते हैं। सबसे पहला आना। आना का क्या होता है, जाना। कहीं जाना लिखा है क्या, ये पहले का 7वां। आना का क्या हो गया, जाना। दूसरा क्या है, गुण। गुण का क्या होता है, अवगुण। अवगुण लिखा है, अवगुण। देखो बच्चों कई बार आपको ऐसे शब्द मिलेंगे जिसमें अगर हमें उसको उल्टा करना है तो उसका सबसे इजी तरीका होता है अ लगा दो, अव लगा दो, नी लगा दो। तो इस तरह से कई आ जाते हैं लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर में हो। ठीक है, कुछ कुछ उल्टे भी होते हैं। जैसे अब आना का जाना अलग हो गया ना, गुण में अव लग गया तो ठीक है, अवगुण चल गया। ठीक है, अब इसी में ऐसे भी कई आते, ज्ञान में अ लगा दो, अज्ञान हो गया। कुछ में चलता है लेकिन हर में नहीं चलता है। कई ऐसे आते हैं जो पूरी तरह से विपरीत होते हैं। चलो आगे, आदर। आदर का क्या है भैया, इसमें देखो अनादर या निरादर कहीं दिया है, 9वां। देखो आदर का अनादर या फिर निरादर। आदर का क्या है, आदर भी है और निरादर भी है। आगे देख लेते हैं। स्वस्थ। स्वस्थ का क्या होता है, अस्वस्थ। कहीं अस्वस्थ दिख रहा है, अस्वस्थ ये 5वां। चौथे का, अरे ये तो उल्टा हो गया, हाँ चौथे का क्या है, अस्वस्थ 5वां। फिर कम। कम का ज्यादा या फिर अधिक। अधिक कहीं लिखा है, अधिक ये 6ठा। कम का ज्यादा क्यों नहीं लिखा है पता है, क्योंकि ज्यादा हिंदी नहीं है, ये उर्दू अल्फाज है ज्यादा, और हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिक। चलो दयालु। दयालु का यहाँ पे निर्दयी दिया है, दिख रहा है, दयालु का निर्दयी। फिर योग्य। योग्य के उसका विपरीत क्या हो जाएगा, अ लगा दो, अयोग्य कहीं लिखा है, हाँ 8वें पर लिखा है, अयोग्य। फिर हार। हार का क्या है भैया, जीत। याद है ना हार की जीत, तो जीत 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 कहाँ 3rd पे है, ये जीत। आगे 9 है आशा। आशा का विपरीत नी लगा दो, निराशा आ गई। चलो बहुत हौच पौच हो गया है इसी को। भाई देखो जिंदगी हमारी ऐसे ही हौच पौच हो जाती है, परंतु मैग्नेट ब्रेन्स है ना भैया, वो आपको हर चीज सिस्टमैटिक करके देता है। देख लो यहाँ पे ये टेबल में जो शब्द है उसके समक्ष में उसका सही उत्तर लिखा है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और समझ लो। आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, कहावत। कहावत की बात क्या बोल रहा है, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। गहरे पानी में क्या होता है, बैठने से ही मोती मिलता है, ये कहावत है। यह वाक्य एक कहावत है, ठीक है, हम पहले ही बता दिए। आगे, इसका अर्थ है कि कोशिश करने पर ही सफलता मिलती है। इसका क्या अर्थ है कि कोशिश हम करेंगे तभी हमें सफलता मिलती है। ऐसे ही एक और कहावत है, जिन खोजो तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, अर्थात परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। ठीक है भाई, ये भी एक कहावत ही बोला है इन्होंने। फिर कहावत ऐसे वाक्य होते हैं, सबसे पहली चीज देखो, इतना पढ़ने के बाद आपको समझ में आया कि कहावत क्या होते हैं, तो यहाँ पे वो अब उत्तर दे रहा है। कहावत ऐसे वाक्य होते हैं जिन्हें लोग अपनी बात को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। मतलब अपनी बात को और प्रभावशाली और पुख्ता करने के लिए क्या करते हैं, छोटे छोटे हम कहावत बोलते हैं जो लोगों से ही निकलती हैं। ठीक है, ये वही बात वहां पे बोले कि कहावत क्या है, जो छोटी छोटी, मान लो कोई भी चीज हमने बोलना है कि अगर मान लो कि कोई भी हमने वाक्य बोला, ठीक है, तो उसमें हम उसको
अपनी बात को और अच्छे से समझाने के लिए कोई ना कोई उदाहरण दे देते हैं, जैसे कि दिन में तारे दिखना, किसी ने मार दिया तो भाई दिन में तारे दिख गए, बोलते हैं ना, चोट लग गई तो दिन में तारे दिख गए। और भी इस तरह से कई ऐसे छोटे छोटे मुहावरे हैं। आप जल्दी से बताओ और क्या क्या मुहावरे हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में करो। फिर मैं एक काम करूंगी, आप लोगों के लिए मुहावरों को अच्छे से समझाने का और याद कराने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उसके लिए भी एक सीरीज लेके आऊंगी। चलो यहाँ पे बात करते हैं। एक मिनट, कहा गया आपके घर और पास पड़ोस में भी लोग अनेक कहावतें या का उपयोग करते हैं या फिर मुहावरों का उपयोग करते हैं। देखो भाई, ये तो ऑलरेडी हिंदी में तो हमारे प्रेमचंद जी ने बहुत बार किया है पूरे 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 पाठ में, लेकिन आपके आसपास भी तो बहुत सारे लोग होंगे, आपकी मम्मी लोग भी तो ऐसे ऐसे प्रयोग करते होंगे। बोली नहीं होंगी आंटी, मिश्रा जी, शर्मा जी, अपनी बेटी को संभाल के रखो, उसके पंख निकल आए हैं। क्या सच में पंख निकल आए हैं? नहीं भाई, मुहावरों का ही तो प्रयोग किया है उन्होंने। तो ऐसे और कौन कौन से वाक्य हैं, ऐसे और कौन कौन से कहावतें आपको समझ में आई हैं, सुनने को मिलती हैं, उसको कमेंट सेक्शन में बताओ। चलो आगे क्या बोल रहा है, नीचे कुछ कहावतें और उनके भावार्थ दिए गए हैं, आप इन कहावतों को कहानी से जोड़कर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो देखो बच्चों, आपको यहाँ पे अर्थ नहीं लिखना है, यहाँ उन्होंने खुद ही क्या किया है, जो मुहावरे है, कहावत है, उसको लिखा है और उसका अर्थ भी समझाया है। आपके ऊपर काम ये दिया है कि ये जो कहावत है वो कहाँ से उठाई है, ये आपको लिखना है, इसकी सूची बनाना है पाठ से जोड़ के, ठीक है। अधजल गगरी छलकत जाए, इसका मतलब होता है कि मतलब आधा, जो गगरी कहते हैं घड़े को, आधा घड़ा जब हम भर के लेके जाते हैं, घघरा या बाल्टी, वो छलकते हुए जाता है। जिसके पास थोड़ा ज्ञान होता है वह उसका दिखावा करता है, जिसके पास ज्ञान थोड़ा होता है वो उसका दिखावा करता है, ठीक है। इसका इन्होंने अर्थ ये समझाया है। फिर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछता करके क्या करोगे जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब जब चिड़िया को, आपको अगर कोशिश करनी थी चिड़िया को उससे बचाना था खेत को, तो पहले ही प्रयास करना था ना, अब करके क्या करोगे जब चिड़िया ऑलरेडी आपका सामान लेके जा चुकी है। समय निकल जाने के बाद पछताना व्यर्थ होता है, मतलब समय एक बार निकल गया उसके बाद पछताने का कोई फायदा नहीं होता। अब एक अनार 100 बीमार, कोई ऐसे एक चीज जिसको चाहने वाले अनेक हो, कोई एक ऐसी चीज है जिसको चाहने वाले बहुत सारे लोगों, मतलब एक अनार है, भगवान मतलब डॉक्टर ने ये बोले एक अनार खाओगे सबकी समस्या ठीक होगी, पर समस्या ये है कि अनार तो एक ही है पर बीमार बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोगों को वो चीज चाहिए, मतलब चीज एक है और उसको चाहने वाले और लोग हैं। फिर जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, मतलब ये बादल से इन्होंने लिया है कि जो बादल होते हैं वो गरजते हैं, वो कभी बरसते नहीं है। तो यहाँ पे अब इन्होंने इसको समझाने के लिए क्या है, जो अधिक बढ़ चढ़कर बोलते हैं वे काम नहीं करते हैं, मतलब जिनका मुंह चलता है उनका हाथ कम चलता है, ऐसा एक कहावत है जो अधिकतर आप लोग सुने होंगे। आगे, जहां चाह वहां रहा, मतलब हम जहां चाहते हैं वहां, जहां हम जो जगह जाना चाहते हैं वहां के लिए राह निकल आती है, ऐसा। जब किसी काम को करने की इच्छा होती है तो उसका समाधान भी मिल जाता है, ठीक है। ये ऐसे कुछ मुहावरे हैं। अब आपको क्या करना है, इसको कहानी से जोड़ करके आपको लिखना है कि ये सारे जो मुहावरे हैं कहानी के किस सिचुएशन में कहाँ पे वो लिखे गए थे। तो देखो, जैसे इन्होंने संकेत दिया है, विज्ञापन में तो एक नौकरी की बात कही गई थी लेकिन उम्मीदवार आ गए थे हजारों, इसे कहते हैं एक अनार और 100 बीमार, मतलब नौकरी की पोस्ट एक की थी पर बीमार कितने, बहुत सारे आ गए थे, बहुत सारे उम्मीदवार आ गए थे उस पोस्ट के लिए। इसी प्रकार आपको कवि ये कहानी से और भी क्या क्या चीजें हैं उसको लिखना है। तो पहला है भैया, अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब कि आधे ज्ञान वाली चीजें हमेशा दिखावा करती हैं। तो यहाँ पे भाई ये बात कहाँ आई थी दिखावे की, छलकने की, जब वहां पे हमारे उम्मीदवारों की बात आई थी, उन लोग दिखावा कर रहे थे। तो कुछ उम्मीदवार ऐसे थे जो केवल दिखावे के लिए किताबें पढ़ते और विद्वान बनने का नाटक करते थे, जबकि वे असल में बहुत ज्ञानवान नहीं थे। इसे कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब अध कहते हैं आधा, जल मतलब पानी, और गगरी मतलब मटका, ऐसे समझ लो, मतलब मटके का आधा जो पानी होता है जब आधा भरते हैं तो वो छलकते हुए जाता है, उसको लेके जाओगे तो छलकता है, यही जब बाल्टी भरी रहती है तो वो उतनी छलकती नहीं है, ठीक है। आगे, अब पछताएत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, जब पंडित जानकी नाथ को दीवान चुना गया तो अन्य उम्मीदवार सोचने लगे कि काश हमने किसान की मदद की होती, पर अब पछताना बेकार है,
इसलिए कहा जाता है अब पछताएत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। भाई किसान ने तो उनकी तरफ भी उम्मीद से देखा था पर उन्होंने उसकी मदद नहीं की थी। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। एक अनार 100 बीमार, ये वाला उन्होंने संकेत में दिया था ना कि विज्ञापन में एक नौकरी की बात थी लेकिन 1000 लोग आ गए थे, इसे कहते हैं एक अनार और 100 बीमार। फिर जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, इसके लिए क्या है भैया, सभी उम्मीदवार विनम्रता दिखाते थे पर किसान की मदद की बात आई तो सब पीछे हट गए। उन लोग बरसते बहुत ज्यादा गरज रहे थे, उन लोग बहुत गरजे कि भाई हमें उदारता का होना चाहिए, मानवता का पाठ पढ़ा रहे थे, हम बहुत विनम्र हैं, लोगों को विनम्रता सिखा रहे थे। लेकिन भैया जहां सच में जरूरत पड़ी उस किसान की मदद में, वहां सब पीछे हट गए, वहां कोई नहीं बरसा, केवल उन लोग गरजने वाले बादल थे। आगे, जहां चाह वहां रहा, युवक घायल था लेकिन उसमें दूसरों की मदद करने की सच्ची इच्छा थी। कौन भैया, किस युवक की बात कर रहे हैं, समझ में आया आपको? ये देख रहे हैं हमारे पंडित जानकी नाथ जो हमारे दीवान बन गए थे, उन्हीं की बात कर रहे हैं। युवक घायल था, वो घायल थे लेकिन उनमें दूसरों की मदद करने की इच्छा थी, उनकी चाह थी कि भैया वो मदद करें, और इस चाह ने उसे किसान की गाड़ी नाले से निकालने का साहस और शक्ति दी। उन्होंने क्या किया भैया, देखो उनके अंदर चाह थी, हिम्मत थी कि नहीं भैया मैं चाहता हूं कि मैं इसकी मदद करूं, तभी वो रुके और खुद से उन्होंने ऑफर किया, खुद से पूछा। तो भैया उनकी इच्छा थी और फिर क्या हुआ, राह भी मिल गई, वो कोशिश किए और उनको सफलता मिल गई, उनका साहस बढ़ गया। ठीक है, समझ में आया ये जो मुहावरे थे? मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ ये जो हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन था पार्ट 10 का परीक्षा का, आपको पूर्णतः समझ आ गया होगा और आपने अभी तक ये वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, और नहीं किया है तो जल्दी से कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। देखो मैग्नेट ब्रेन्स है ना बच्चों, आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक पूरा एजुकेशन देता है अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, और यदि आप अंग्रेजी मीडियम पे हैं तो किंडरगार्टन से लेकर 12 तक के वीडियोस भी आपको मिलते हैं। तो भैया वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, वो भी हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो क्यों परेशान होना है, परेशान होने वाली कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट हो भैया, हमारे यूट्यूब पे सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, और अगर आपको कुछ पढ़ना हो तो भैया यहाँ पे हमारी वेबसाइट भी है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी, उसको डाउनलोड कर लो जल्दी से। और तो और हमारे पास ई बुक एंड ई नोट्स की भी फैसिलिटी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ओपन करके उसको गो थ्रू कर लें, उसका पूरा सिस्टम समझ लें। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड से हो तो बिल्कुल भी परेशान मत होना, मैग्नेट ब्रेन्स आपका बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। और अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत हो कमेंट में बताओ, और हिंदी से रिलेटेड विशेषकर अगर कोई भी दिक्कत हो तो भैया आपकी आद्या मैम है, क्यों परेशान हो रहे हो। हिंदी हम केवल मार्क्स के पर्पस से नहीं पढ़ेंगे, हमें देखिए हिंदी भाषा जो है हमें जीवन जीना भी सिखाती है। हर भाषाओं को उसने अपने अंदर समा के रखा है, कितनी बड़ी बात है, मिलनसार भाषा है कि नहीं। हिंदी को हमेशा हमें कभी हीनता से नहीं देखना चाहिए, वो हीनता का दलन करने वाली भाषा है। तो भाई मिलते हैं फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए पाठ के साथ, और तब तक अगर आप चाहो तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हमसे जुड़ जाओ, वीडियो को शेयर करो दोस्तों को, और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो भैया मैग्नेट ब्रेन सॉल्यूशन लेके आता है आप लोगों के विद्यार्थियों के साथ, आपके साथ ही हमें आगे बढ़ना है, और आप ही हैं, आप जब आगे बढ़ोगे तो भैया हम भी बढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय हिंद की हिंदी।